नमस्ते छात्रों। हिंदी व्याकरण के अंतर्गत हमने आज तक 75% से अधिक व्याकरण तथा भाषा बिंदु के अंतर्गत कई प्रश्नों को परिचित करते हुए हम आरंभ के टॉपिक की ओर ही जाएंगे, जो आरंभ में ही है हिंदी के विराम चिन्ह। कक्षा 10वीं तथा 9वीं दोनों भी के लिए यह विराम चिन्ह महत्वपूर्ण है, जिसमें कक्षा 10वीं की हिंदी लोक भारती इस पाठ्यपुस्तक के अंतर्गत पन्ना नंबर 9 के ऊपर विराम चिन्हों का परिचय दिया है भाषा बिंदु के अंतर्गत। तो उसे भी हमें खोलकर रखना है उस पन्ने को, और इस वीडियो को भी सुनना है और देखना भी है। दोनों भी बातें ज़रूरी हैं, ठीक है। अब विराम चिन्ह किसे कहते हैं, विराम चिन्हों का परिचय हम पढ़ेंगे। सबसे पहले पंक्चुएशन इन हिंदी, यानी हिंदी के विराम चिन्ह। विराम चिन्ह या पंक्चुएशन शब्दों और वाक्यों का परस्पर संबंध तथा किसी विषय को भिन्न भिन्न भागों में बांटने और पढ़ते समय उपयुक्त विराम पाने के लिए जिन चिन्हों का प्रयोग किया जाता है उन्हें विराम चिन्ह कहते हैं। लेखन मनुष्य के जीवन की एक विशेष मानसिक अवस्था है। लेखक लिखते लिखते थोड़ी देर के लिए रुकता है, ठहरता है और पूर्ण विराम लेता है। ऐसा इसलिए होता है कि हमारी मानसिक दशा और गति सदैव एक जैसी नहीं रहती। पाठ के भाव बोध को सरल सुबोध बनाने के लिए विराम चिन्हों का प्रयोग होता है। शब्दों और वाक्यों का परस्पर संबंध तथा किसी विषय को भिन्न भिन्न भागों में बांटने और पढ़ते समय उपयुक्त विराम पाने के लिए जिन चिन्हों का प्रयोग किया जाता है उन्हें विराम चिन्ह कहते हैं। किसी वाक्य अथवा वाक्यांश का उच्चारण करने में अर्थ और भावों की भिन्नताओं के अनुसार जिह्वा को कुछ ठहराव के साथ साथ कहीं कहीं विश्राम करना पड़ता है। विराम का शाब्दिक अर्थ होता है ठहराव। विश्राम को सूचित करने के लिए भांति भांति के जो चिन्ह प्रयोग किए जाते हैं उन्हें विराम चिन्ह कहा जाता है। विराम चिन्ह वाक्यों में पद, वाक्यांश और खंड वाक्य के पारस्परिक संबंध सूचित करने के अतिरिक्त उनके अर्थों को स्पष्ट करते हैं। कभी कभी विराम चिन्ह के अभाव में वाक्यों के अर्थ ही समझ में नहीं आते और कभी कभी अर्थ का अनर्थ भी हो जाता है। इस कारण वाक्यों में विराम चिन्हों का उचित प्रयोग या उचित स्थान पर प्रयुक्त करने का अभ्यास करना पड़ता है, ठीक है। विराम चिन्हों का प्रयोग न करने के कारण मैं अभी तुम्हें एक स्पष्टीकरण देना चाहूँगी। विराम चिन्ह का ठीक तरह से प्रयोग न करने के कारण वाक्य का अर्थ कैसे बदल जाता है। देखिए, अगर हम किसी को पत्र लिखते हैं, पत्र लिखने की प्रक्रिया तो नहीं रही है, लेकिन अगर पढ़ते समय या बोलते समय भी अगर मैं नहीं रुकी तो क्या अर्थ होता है। देखिए, अब मैं ख़त्म करती हूँ तुम्हें सलाम। अब मैं ख़त्म करती हूँ तुम्हें सलाम। अब मैं ख़त्म करती हूँ तुम्हें समाप्त है, तुम्हारा खून करती हूँ और तुम्हें सलाम, इसका अर्थ ऐसा होता है। लेकिन पत्र लिखते समय अगर मैंने लिखा अब मैं ख़त्म करती हूँ अल्प विराम तुम्हें सलाम, फिर पूर्ण विराम दिया, तो समझ में आता है कि यह पत्र लिखना समाप्त करती है और सलाम कर कर पत्र लिखना छोड़ देती है, ठीक है। यानी इस तरह अर्थ कैसे बदल जाता है पूर्ण विराम विराम चिन्हों को अगर बीच में नहीं दिया जाए तो। अब हम
अधिकांश विराम चिन्ह जो आज हिंदी में प्रयोग होते हैं अंग्रेजी से लिए गए हैं। हिंदी का निजी विराम चिन्ह केवल पूर्ण विराम है जो अपनी जननी भाषा के लिए प्रयोग किया जाता है। आजकल विराम चिन्ह इतने अपरिहार्य हो गए हैं कि लेखों में जब तक इनका प्रयोग उचित रूप में नहीं किया जाता है तब तक रचना का सौंदर्य, महत्व और अभिप्राय भली भांति समझ में नहीं आता है। वक्ता अपनी बात को स्पष्ट, प्रभावी और संप्रेषणीय बनाने के लिए कहीं अधिक रोकता है तो कहीं कम। यही भाषा का आरोह अवरोह है। इनमें कई प्रश्न पूछने का अंदाज होता है तो कई आश्चर्य का भाव। अभी आरोह और अवरोह का अर्थ क्या है हम देखेंगे। आरोह और अवरोह यानी भाषा में चढ़ाव और उतार के अनुसार रुकना, आगे बढ़ना, ठहरना, बातें करना, संवाद को पूर्ण करना, इसे कहा जाता है आरोह और अवरोह। अभी आरोह और अवरोह के कारण इस किसी भी कृति का वाचन का जो सौंदर्य है यह बढ़ता है। देखिए, मौखिक भाषा में ये विराम, अंदाज और उतार चढ़ाव भाषा के अर्थ को ही बदल देते हैं। लिखित भाषा में इनकी पूर्ति कुछ चिन्हों द्वारा की जाती है। प्रत्येक विराम चिन्ह लेखक की विशेष मनोदशा का एक एक पड़ाव, उसके ठहराव का संकेत है। सही वाक्य की रचना करने के लिए विराम चिन्हों को जानना बहुत जरूरी है। देखिए, विराम चिन्हों के हम प्रथम प्रकार देखेंगे यानी टाइप ऑफ पंक्चुएशन इन हिंदी। अभी विराम चिन्हों के निम्न प्रकार हैं। विराम चिन्ह जैसे पन्ना नंबर 9 के ऊपर भी तुम्हें दिए हैं, लेकिन यहाँ पर भी मैं देती हूँ। इसमें जो अधिक आए हैं वह तुम्हें अधिक जानकारी के लिए पास में ही रखना है। इसमें कोई ऐसा नहीं होगा कि तुमने अतिरिक्त पढ़ाई की और यह फिजूल है, ऐसा कुछ नहीं है। यह काम आते हैं हमारे और अधिक ज्ञान के लिए भी ज़रूरी है। अभी यहाँ पर विराम चिन्हों के नाम देखिए। पहले है एक पूर्ण विराम, दूसरा है अर्ध विराम, आगे चिन्ह भी दिए हैं कैसे है देखिए। अल्प विराम, सभी चिन्ह कोष्टक के अंदर दिए हैं। पूर्ण विराम कोष्टक के अंदर है, अर्ध विराम कोष्टक के अंदर है, अल्प विराम कोष्टक के अंदर है। कोष्टक यानी छोटा कंस, छोटा कोष्टक इसे कहेंगे हम। उसके बाद प्रश्नवाचक चिन्ह है, योजक चिन्ह है, उद्धरण चिन्ह है, रेखिका निर्देश चिन्ह है। इसे केवल रेखिका नहीं बल्कि निर्देश चिन्ह के ही रूप में हम देखेंगे। रेखिका को केवल पढ़ेंगे, निर्देश चिन्ह को हम याद रखेंगे, जिसे हम अंग्रेजी में डैश कहते हैं। उसके बाद विवरण चिन्ह है, त्रुटिपूरक चिन्ह है, संक्षेप सूचक चिन्ह है, लोक निर्देश चिन्ह है और समानता सूचक चिन्ह है। इस तरह के 12 हैं और 12 चिन्हों का हम परिचय देखेंगे। अगर कुछ इस पाठ्य पुस्तक पर के चिन्ह रह गए होंगे तो उसका स्पष्टीकरण दूसरे वीडियो में भी दिया जाएगा, ठीक है। अब हम सबसे आरंभ में देखेंगे पूर्ण विराम। पूर्ण विराम किसे कहेंगे? पूर्ण विराम यानी फुल स्टॉप इन हिंदी का अर्थ है पूरी तरह से रुकना या ठहरना। सामान्यतः यह किसी कथन के पूर्ण होने पर अप्रत्यक्ष प्रश्नों के अंत में तथा कविता में छंद के चरण के अंत में आता है। जैसे विस्मय बोधक तथा प्रश्नवाचक वाक्यों को छोड़कर प्रत्येक वाक्य के समाप्त होने पर, यानी विस्मय बोधक अगर वाक्य होगा, प्रश्नवाचक अगर वाक्य होगा तो उसमें वह चिन्ह दिए जाएंगे, पूर्ण विराम नहीं दिया जाएगा। जैसे राम अच्छा लड़का है, सीधा सिंपल वाक्य, पूर्ण विराम दिया, उसे जाने दो, पूर्ण विराम दिया। अप्रत्यक्ष प्रश्नों के अंत में भी पूर्ण विराम होता है। तुम्हें क्या बताऊँ कि मैं क्या चाहता हूँ। अभी यह अप्रत्यक्ष प्रश्न पूछा है लेकिन वाक्य में बताया गया है, इसीलिए पूर्ण विराम है, प्रश्न चिन्ह नहीं है, ठीक है। अब कभी कभी किसी व्यक्ति या वस्तु का सजीव वर्णन करते समय वाक्यांशों के अंत में पूर्ण विराम का प्रयोग होता है। जैसे प्रशस्त ललाट, 2 ही शब्द दिए हैं लेकिन इन शब्दों में भावनाएं प्रकट की गई है, सजीव वर्णन करने का प्रयत्न किया गया है।
और तो यहाँ पर कभी कभी किसी व्यक्ति या वस्तु का सजीव वर्णन करते समय वाक्यों के अंत में पूर्ण विराम का प्रयोग होता है, जैसे प्रशस्त ललाट। वे प्रशस्त ललाट यह शब्द दो शब्द है, लेकिन इसके अंतर्गत सजीव वर्णन करने का प्रयास किया है, इसीलिए दो ही शब्दों के बाद पूर्ण विराम दिया है। समझ रहे हो? पानीदार बड़ी बड़ी आंखें, यह जो है इन वाक्यों को वर्णन कर छोड़ दिया, इसलिए पूर्ण विराम। सिर के बाल न अधिक बड़े न अधिक छोटे, पूर्ण विराम। पूर्ण विराम का प्रयोग कहाँ नहीं करना चाहिए? जब तक एक वाक्य का संबंध दूसरे वाक्य से हो। जैसे मैं मनुष्य में मानवता देखना चाहता हूँ, उसे देवता बनाने की मेरी इच्छा नहीं है। अब दूसरा है अर्धविराम। अर्धविराम के अंतर्गत जहाँ पूर्ण विराम से कुछ नहीं, कुछ कम और अल्पविराम से कुछ अधिक रुकने की आवश्यकता हो, वहाँ अल्पविराम का प्रयोग होता है। जैसे डटकर परिश्रम करो, सफलता अवश्य मिलेगी। सदा सत्य बोलो, जिससे लोग तुम्हारा विश्वास करें। अर्धविराम का प्रयोग निम्न रूपों में होता है। जब वाक्य में एक समान अधिकरण का प्रयोग होता है, जैसे महात्मा गांधी ने देश को स्वतंत्र करने के लिए असहयोग आंदोलन चलाया, सत्य और अहिंसा के अश्रों का प्रयोग किया, देश के समक्ष पूर्ण स्वराज्य का लक्ष्य रखा। मिश्रित तथा संयुक्त वाक्यों में विरोध या वैपरीत्य का प्रभाव प्रकट करने के लिए, जैसे वह कष्ट सहता रहा, लोग आनंद लेते रहें। देखो दोनों वाक्य हैं, एक वाक्य मिश्रित या संयुक्त वाक्य में यहाँ पर वह कष्ट सहता रहा, अल्प विराम, और फिर उसके बाद लोग आनंद लेते रहे, पूर्ण विराम। इसे संयुक्त या मिश्रित वाक्य भी कहेंगे। जो लोग उसका आदर करते हैं वह उन्हीं को मूर्ख समझता है। यहाँ पर अल्प विराम दिया है और पूर्ण विराम। करणवाचक क्रिया विशेषण में, अभी यह इतने महत्वपूर्ण नहीं है, लेकिन तुम्हें अधिक जानकारी के लिए है। जब करणवाचक क्रिया विशेषण उपवाक्य का मुख्य उपवाक्य से निकट संबंध नहीं दिखाई देता, तो वह अर्धविराम का प्रयोग होता है। जैसे, ठीक है, अभी वाक्य बताए गए हैं, इन वाक्यों को आगे कैसे दिया है वह हम देखेंगे। अभी अल्प विराम को देखेंगे, इसके पहले हमने अर्धविराम को देखा है। अब अल्प विराम में क्या है? हिंदी व्याकरण में अल्प विराम सर्वाधिक प्रयुक्त होने वाला विराम चिन्ह है। जहाँ हम क्षण भर के लिए रुकते हैं, वहाँ हम अल्प विराम का प्रयोग करते हैं। अल्प विराम का अर्थ ही होता है थोड़ी देर के लिए रुकना, ठहरना। अल्प विराम का प्रयोग निम्नलिखित स्थितियों में होता है। वाक्य में जब दो से अधिक समान पदों का या पद्यांश अथवा वाक्यों में संयोजक अव्यय की गुंजाइश हो, तब वहाँ अल्प विराम का प्रयोग होता है। जैसे पदों में सचिन तेंदुलकर, महेश भूपति और वीरेंद्र सहवाग तथा महेंद्र सिंह धोनी भारत के लोकप्रिय खिलाड़ियों में से हैं। अभी देखिए यहाँ पर अल्प विराम और अर्धविराम में अंतर जानिए। अर्धविराम दो वाक्यों को मिलता है, लेकिन अल्प विराम में हम बड़ा वाक्य बनाने के लिए प्रयोग करते हैं। सचिन तेंदुलकर, महेश भूपति और वीरेंद्र सहवाग तथा महेंद्र सिंह धोनी भारत के लोकप्रिय खिलाड़ियों में से हैं। इनमें धनी, निर्धन, शहरी, देहाती, शिक्षित और अशिक्षित सभी को मताधिकार का हक है। वाक्य में राजेश रोज मंदिर जाता है, घंटा बजाता है, भगवान के दर्शन करता है और घर चला जाता है। देखिए यहाँ पर क्या कहा है, इस वाक्य में पूर्ण विराम दिया है, लेकिन राजेश रोज मंदिर जाता है, अल्प विराम, घंटा बजाता है, अल्प विराम, भगवान के दर्शन करता है और घर चला जाता है। अगर इस वाक्य को पूरा की पूरा कहने का कोशिश की तो वह वाक्य नहीं कहेगा। जैसे कि एग्जाम, राजेश रोज मंदिर जाता है, घंटा बजाता है, भगवान के घर जाता है, दर्शन करता है और घर चला आता है। इस तरह
पूरा वाक्य एक साथ बोलने में त्रस्तता भी होती है, गलतियाँ भी होती है और हमें वाक्य का अर्थ भी समझ में नहीं आता। समझ में आया? ठीक है, अब आगे। जो परिश्रमी होते हैं वही सफल होते हैं। भविष्य में जो भी होगा देखा जाएगा। तब तो यह वह आदि के स्थान पर, जैसे मेरा भाई आया तब मैं खाना खा रहा था। संबोधन को शेष, ठीक है, ये यहाँ तक ही देखेंगे हम। मेरा भाई आया तब मैं खाना खा रहा था, अल्प विराम का तो समझ में आया होगा। अब हम विराम चिन्हों के अंतर्गत ही उपविराम को देखेंगे। उपविराम में चिन्ह देखिए कैसा है, और इसका प्रयोग बहुधा शीर्षकों में ही होता है। ठीक है, जैसे कामायनी एक अध्ययन, गदर एक प्रेम कथा। ठीक है, अब हम इसे भी हमने देखा है। अब प्रश्नवाचक चिन्ह, प्रश्नवाचक चिन्ह को आगे दिया है। जब वाक्य में क्या, क्यों आदि शब्दों का प्रयोग हो तो वहाँ प्रश्नवाचक चिन्ह का प्रयोग होता है। जैसे तुम रोज सुबह कहाँ जाते हो। अनिश्चय की स्थिति उत्पन्न होने पर, जैसे आप शायद बलिया के निवासी हैं। प्रश्न पूछा गया है। ठीक है, यहाँ तक ठीक है। अब आगे एक है, जैसे आतंकवादी सर्वश्रेष्ठ जनसेवा है ना। प्रश्न पूछा है, वाक्य के भीतर के अर्थ को हमें नहीं देखना है, प्रश्न पूछा है ना, और यहाँ पर समाप्त किया गया है। ठीक है, अब योजक चिन्ह, योजक चिन्ह में केवल आड़ी रेखा बताई गई है, योजक चिन्ह बताया गया है। यहाँ पर भी योजक चिन्ह दिया गया है। पन्ना नंबर 9 के ऊपर 2 नंबर वाला जो चिन्ह है ये योजक चिन्ह है। योजक चिन्ह का प्रयोग कब होता है? विराम के बाद योजक चिन्ह सर्वाधिक प्रयुक्त होने वाला विराम चिन्ह है। योजक चिन्ह का प्रयोग निम्नलिखित है। योजक चिन्ह दो विपरीत शब्दों को जोड़ता है, जैसे आगा पीछा, ऊंच नीच, लाभ हानि, जीवन मरण, आकाश पाताल आदि। ठीक है, अब हम देखेंगे उद्धरण चिन्ह। उद्धरण चिन्ह में के 2 रूप हैं, इकहरा और दोहरा। सही है, इकहरा और दोहरा दोनों भी उद्धरण चिन्ह हैं। यहाँ पन्ना नंबर 9 को हम देख रहे हैं, वह भी खुला रखा है हमने हमारी जानकारी के लिए। पन्ना नंबर 9 के ऊपर 7 और 8 नंबर पर जो है यह इकहरा और दोहरा उद्धरण चिन्ह, जहाँ किसी पुस्तक से कोई वाक्य या अवतरण जो का त्यों उद्धत किया जाए वहाँ दोहरे उद्धरण चिन्ह का प्रयोग होता है, और जहाँ कोई विशेष शब्द, पद, वाक्य, खंड इत्यादि उद्धत किए जाए वहाँ इकहरे उद्धरण चिन्ह का प्रयोग होता है। जैसे कि स्वतंत्रता हमारा जन्मसिद्ध हक है। ठीक है, उसके बाद निराला छायावाद के क्रांतिदर्शी कवि थे। निराला जी के विषय में जानकारी दिए यह इकहरे उद्धरण में, और स्वतंत्रता हमारा जन्मसिद्ध हक है जैसे कि वैसे ही वाक्य हम लिखते और बोलते हैं तो ये दोहरे अवतरण चिन्ह में लिखा जाता है। ठीक है, अब आगे यहाँ पर और एक है, गीता का वचन है कर्म करो किंतु फल की इच्छा न करो। गीता के अंतर्गत जो दिया है वह दोहरे में दिया है। प्रेमचंद जी का कथन जो है दोहरे अवतरण चिन्ह में दिया है, जब तक पैरों तले गर्दन दबी है तब तक उसे सहलाना ही श्रेयस्कर है। ठीक है, यानी दोहरे अवतरण चिन्ह, जैसे हम किसी का कथन महत्वपूर्ण है इसीलिए जब बोलकर दिखाते हैं तो दोहरे अवतरण में आता है। समझ में आया? अब आगे उद्धरण चिन्ह में हमने देखा इकहरा और दोहरा उद्धरण चिन्ह। ठीक है, उद्धरण चिन्ह था यह 7 नंबर वाला यहाँ पर, लेकिन यहाँ क्रम में हम देख रहे थे 7 और 8 नंबर वाला। ठीक है, अब हम 8 नंबर वाला जो है रेखिका या निर्देश चिन्ह, इसे भी हमने देखा है निर्देश चिन्ह किसे कहते हैं। अब हम विवरण चिन्ह की ओर जाएंगे। विवरण चिन्ह इस पाठ्यपुस्तक में नहीं है, लेकिन केवल अधिक जानकारी के लिए भी हम पढ़ेंगे कि इस चिन्ह को हम
कई बार पाठों के अंतर्गत पढ़ते हुए आगे जाते हैं। जहाँ किसी चीज़ का विवरण दिया जाए वहाँ इस चिन्ह का प्रयोग होता है। जैसे गद्य खंड का भावार्थ त्रुटि पूरक चिन्ह है, इसे हंस पद भी कहा जाता है। ठीक है, त्रुटि पूरक चिन्ह भी है और हंस पद भी कहा जाता है। अगर हमारा बीच में ही कोई शब्द लिखने का रह गया, जैसे यहाँ पर गोदान, प्रेमचंद का गोदान शब्द लिखने के लिए रह गया है, तो इस तरह चिन्ह देकर हम उस शब्द को ऊपर लिख सकते हैं। ग्राम्य जीवन की संजीवन झांकी प्रस्तुत करता है। प्रेमचंद जी का गोदान रह गया है तो त्रुटि पूरक या हंस पद देकर हम उसे आगे लिख सकते हैं। संक्षिप्त सूचक चिन्ह है, यह कोष्टक में दिया है। संक्षिप्त सूचक चिन्ह शब्दों का संक्षिप्त रूप दिखाने के लिए इसका प्रयोग होता है। ठीक है, अब हम 12 नंबर वाला देखेंगे, लोक निर्देश चिन्ह। यहाँ पर है, देखिए छोटे कोष्टक के ऊपर है लोक निर्देश चिन्ह। तो जब पूर्व बात का पुनरुक्ति करनी होती है, बात की पुनरुक्ति करनी होती है, तो उस बात को आरंभ के 2-3 शब्दों को लिखकर बीच में ही इस तरह लोप चिन्ह दिए जाते हैं। उसके बाद है 13 नंबर समांतर सूचक चिन्ह। यह तुम्हें पता ही है समांतर सूचक चिन्ह कैसे दिया जाता है। यह विराम गणित में अधिक प्रयुक्त किया जाता है, किंतु संक्षिप्तता के लिए आग्रह से कभी कभी सामान्य भाषा में भी इसका प्रयोग होता है। रात्रि, निशा, दिवस, दिन, यानी समानार्थक शब्द के लिए इसका प्रयोग होता है। कोष्टक चिन्ह, जैसे मैं तुम्हें हमेशा बताती हूँ, छोटा कोष्टक, बड़ा कोष्टक। यहाँ पर पन्ना नंबर 9 पर भी दिया है छोटा कोष्टक, जिसे किसे कहते हैं, कंस है छोटा कोष्टक, और जिसे हम गणितीय भाषा में कहेंगे महिरूपी कंस, या बड़ा कोष्टक किसी हिंदी में कहेंगे हम। ठीक है, कोष्टक चिन्ह प्रायः वाक्य के मध्य में आता है। कोष्टक में ऐसी जानकारियाँ रखी जाती हैं जो मुख्य वाक्य का अंग होते हुए भी उनसे पृथक की जाती है। ठीक है, यहाँ तक हमने देखा है। रहे हुए चिन्हों का परिचय हम बाद में देखेंगे।